हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि नई नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए, आपके 221 यानी कि 221 क्वेश्चन पिछले पार्ट में हो चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर है 222 यानी कि 222। इसमें लिखा हुआ है, निर्धारण मापनी किसी चर या श्रेणी उसकी गहनता अथवा बारंबारता को निश्चित करती है। यह कथन किसने कहा? आंसर ऑप्शन है जे.एल. मोरेनो या बॉन डेलेन, वेसलर या बिली एन तथा एंडू। आंसर हो जाएगा बी यानी कि बॉन डेलेन ने कहा है, निर्धारण मापनी किसी चर या श्रेणी उसकी गहनता अथवा बारंबारता को निश्चित करती है। अगला क्वेश्चन है, वैधता एवं विश्वसनीयता किस प्रकार की कसौटियां हैं? व्यवहारिक, तकनीकी, अथवा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वैधता और विश्वसनीयता जो हैं आपकी तकनीकी कसौटियां हैं। कैसी हैं तकनीकी कसौटियां? आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 224, एक मानकीकृत परीक्षण वह है जिसमें विषय वस्तु का चयन अनुभव के आधार पर किया गया हो, जिसके प्रशासन एवं फलांकन की समरूपता विधियों को विकसित किया गया हो तथा फलांकन को वस्तुनिष्ठ विधि से किया गया हो। कथन किसका है? सी.वी. गुड, केटल, बॉन डेलेन, वेसलर। आंसर हो जाएगा ए यानी कि सी.वी. गुड ने कहा है। अगला क्वेश्चन है 225, उत्तम परीक्षण में अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक है और ये विशेषताएं प्रत्येक परीक्षण के निर्माण का आधारभूत सिद्धांत बन जाती हैं। कथन किसका है? केटल का, रूसो, बैचलर या डगलस हॉलैंड का? आंसर हो जाएगा डी, डगलस एवं हॉलैंड का। अगला क्वेश्चन नंबर 226, परीक्षण का महत्व किस क्षेत्र में है? शोध में या व्यवसायिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में या उपरोक्त सभी में? तो परीक्षण का महत्व जो है उपरोक्त सभी में होता है, शोध में, व्यवसायिक और शैक्षिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं बालकों के लिए, निरीक्षकों के लिए या गूंगे बहरों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए? तो क्रियात्मक परीक्षाएं जो होती हैं वो सभी के लिए उपयोगी होती हैं, बालकों, निरीक्षकों तथा गूंगे बहरों इत्यादि के लिए क्या होती हैं? क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी होती हैं। अगला है, मानकीकृत परीक्षण का संबंध है ज्ञान विस्तार से, उपलब्धि से या ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से, उपरोक्त सभी से? आंसर हो जाएगा सी यानी कि मानकीकृत परीक्षण का संबंध ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से है। एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण की पहचान का आधार है बाजार में उपलब्धता, उसके प्रयोग और व्यवहार की आसानी, प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक जैसा प्रदत्त वह प्रदान कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा सी। एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण की पहचान प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक है। अगला है, एक प्रमाणीकृत परीक्षण वह है जो वैध है, वस्तुनिष्ठ है, विश्वसनीय है, उपरोक्त सभी? आंसर हो जाएगा डी, एक प्रमाणीकृत परीक्षण वह है जो वैध हो, वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय हो। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कथन किसका है? क्रॉनबेक, वेस्ट, पिल्लई, ईविल। तो आंसर हो जाएगा ए, क्रॉनबेक का है। अगला है, परीक्षण वर्गीकरण के प्रकार हैं 2, 3, 4, 5। आंसर हो जाएगा ए यानी कि परीक्षण जो है 2 प्रकार के वर्गीकरण हैं। अगला है, रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न, तथ्यपरक प्रश्न या सीमित उत्तर वाले प्रश्न, प्रत्यक्ष प्रश्न। आंसर हो जाएगा रचनात्मक उत्तरों के लिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न चाहिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है 234, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार विकल्पी, सत्य असत्य, शुद्ध अशुद्ध या रिक्त स्थानों की पूर्ति, उपरोक्त सभी? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार जो होते हैं वो विकल्पी, सत्य असत्य और शुद्ध अशुद्ध, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये सभी जो हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में परीक्षण पद का विभेदीकरण सर्वाधिक होगा? जब कठिनाई मूल्य 50 हो, जब कठिनाई मूल्य 70 हो, जब कठिनाई मूल्य 0 हो या कठिनाई मूल्य 30 हो? आंसर हो जाएगा ए यानी कि जब कठिनाई मूल्य 50 होगा तो इस अवस्था में परीक्षण पद विभेदीकरण सर्वाधिक होगा। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 236, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों डैश की योग्यता का आकलन करते हैं। सही उत्तर की पहचान करने, सही उत्तर की व्याख्या करने, सही उत्तर को प्रत्यास्मरण करने, सही उत्तर के निर्माण करने। आंसर हो जाएगा ए यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं बच्चों के सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। आंसर हो गया ए।
अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, ज्ञान की, भाषा की, संवेग की, उपरोक्त सभी की। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भाषा की जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। अगला है, जिस प्रणाली में प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर सही हो सकता है वह प्रणाली है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मौखिक प्रश्न या लिखित प्रश्न। उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे होते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, सत्य असत्य या शुद्ध अशुद्ध, इस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। अगला का क्वेश्चन है 239, लिखित परीक्षा किसके तहत आती है? गुणात्मक, प्रमाणात्मक, दोनों के तहत, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, लिखित परीक्षा जो है प्रमाणात्मक तहत के तहत आती है। अगला क्वेश्चन है 240, प्रश्नों के पक्ष होते हैं ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, प्रश्नों के पक्ष ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग ये सभी प्रकार के होते हैं। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 241, उपचारात्मक शिक्षण क्षेत्र में कौन नहीं है? वाचन, लेखन, अंकगणित या निरीक्षण। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण में अंकगणित क्षेत्र नहीं होता है। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 242, अगला क्वेश्चन है, निष्पत्ति परीक्षण से जानकारी मिलती है शैक्षिक उपलब्धियों की, शैक्षिक कमजोरियों की, अथवा दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि निष्पत्ति परीक्षण से जानकारी शैक्षिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। आंसर हो जाएगा ए। अगला है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं निबंधात्मक परीक्षाओं के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से, शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं जो हैं वो सभी के लिए होती हैं। निबंधात्मक परीक्षाओं के दोषों को दूर करने के लिए उद्देश्य हो, या फिर शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, या अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए। अगला क्वेश्चन है 244, निम्नलिखित में कौन सा सत्य असत्य पदों से संबंधित नहीं है? शुद्धिकरण पद, अशुद्ध पहचान, समुदाय रूप पद, तीन प्रत्युत्तर पद। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अशुद्ध पहचान जो है सत्य असत्य पदों से संबंधित नहीं है। तो आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन 245, जब किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता है तो वह परीक्षा कहलाती है विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ, वैध, व्यापक। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जब किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता है तो वह वैध परीक्षा कहलाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण पद है? सत्य असत्य पद, मिलान पद, पूर्ति पद या वर्गीकरण पद। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि जो मूर्ति पद होता है वो प्रत्यास्मरण पद होता है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 247, निष्पक्ष मूल्यांकन होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में, निबंधात्मक परीक्षाओं में या लघु उत्तरीय प्रश्न परीक्षाओं में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, निष्पक्ष मूल्यांकन जो होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षा में होता है। अगला क्वेश्चन है 248, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं वैध, निरपेक्ष या विश्वसनीय, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं वो हैं वैध और विश्वसनीय और निरपेक्ष होती हैं। अगला है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के मापन हैं नियोजन, प्रश्नों की रचना, परीक्षा की जांच करना, उपरोक्त सभी। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के सोपान जो होते हैं आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नियोजन, प्रश्नों की रचना, परीक्षा की जांच करना, ये सभी कैसे हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षा के सोपान हैं। अगला है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मुख्य दोष है विश्वसनीयता, वैधता या वस्तुनिष्ठता, भाव प्रदर्शन की असमर्थता। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मुख्य दोष जो है भाव प्रदर्शन की असमर्थता के आधार पर होता है। अगला है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख दोष है अनुमान या वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वैधता जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 252, निम्न में से कौन सी अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? वैधता, व्यक्तिनिष्ठता, व्यापकता या मितव्ययिता। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मितव्ययिता जो है अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं होती है, मितव्ययिता। ठीक है, आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में निर्धारण की आवश्यकता किस कारण से होती है? उद्देश्य प्राप्ति के लिए, परीक्षण प्रश्नों के चयन के लिए, शिक्षण की व्यूह रचना के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उद्देश्यों की प्राप्ति, परीक्षण प्रश्नों के चयन और शिक्षण की व्यूह रचना के लिए व्यवहारिक रूप में निर्धारण की आवश्यकता होती है। तो आंसर हो गया डी। अगला है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया रॉबर्ट मेयर, रॉबर्ट मिलर, वी.एस. ब्लूम या स्मिथ। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वी.एस. ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। अगला क्वेश्चन है 255, शैक्षिक उद्देश्य के क्षेत्र में सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य ब्लूम ने कब किया था? तो आंसर हो जाएगा ए, सन 1956 में जो है ब्लूम ने
क्या किया था? शैक्षिक उद्देश्यों के क्षेत्र में सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य ब्लूम ने ही किया था 1956 में। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 256, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? 2, 3, 4, 5। या आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम द्वारा विभाजित शैक्षिक उद्देश्य का भाग है ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोपेशी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो हैं ब्लूम द्वारा विभाजित शैक्षिक उद्देश्यों के भाग हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक या मनोपेशी, कॉग्निटिव, एफिशिएटिव या साइकोमेटर। ये सभी जो हैं ब्लूम द्वारा विभाजित शैक्षिक उद्देश्य का भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य आशय व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तनों से है जिसे हम शिक्षा द्वारा लाने का प्रयत्न करते हैं। यह कथन किसने कहा है? E.J. फ्रस्ट, बेंजामिन ब्लूम, मेसिया या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये कथन जो है E.J. फ्रस्ट का है। अगला क्वेश्चन है, RCEM के मतानुसार अनुदेशनात्मक वर्गीकरण में कौन सा तत्व नहीं आता है? संश्लेषण, विश्लेषण, ज्ञान, प्रयोग। आंसर हो जाएगा ए, संश्लेषण जो है RCEM के मतानुसार अनुदेशनात्मक वर्गीकरण में तत्व नहीं आता है। कौन सा? संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य निम्न में से किसकी भूमिका नहीं निभाते हैं? भविष्यवाणी करने में, पाठ्यक्रम तथा अधिगम अनुभवों में, शिक्षण बिंदुओं के चयन में, मूल्यांकन तकनीक के चयन में। आंसर हो जाएगा ए, अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो है भविष्यवाणी करने में भूमिका नहीं निभाते हैं। अगला है, किन कारणों से उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में निर्धारण की जरूरत होती है? शिक्षण की व्यूहरचना हेतु, परीक्षण प्रश्न के चयन हेतु, उद्देश्य प्राप्ति के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शिक्षण की व्यूहरचना, परीक्षण प्रश्न के चयन हेतु, उद्देश्य प्राप्ति के लिए उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में निर्धारण की जरूरत होती है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 262, ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया? किसने दिया? रॉबर्ट मिलर ने, रॉबर्ट मेगर, BS ब्लूम या स्पेंसन ने। आंसर हो गया बी, यानी कि रॉबर्ट मेगर ने कहा है ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया है रॉबर्ट मेगर ने। आंसर हो जाएगा बी। अगला है, क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया? रॉबर्ट गेन ने या रॉबर्ट मेगर ने, रॉबर्ट मिलर ने या ड्रेकर ने। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्रियात्मक उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को रॉबर्ट मिलर ने दिया है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य बताए हैं 3, 4, 6 या 8। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य जो है 6 बताए हैं। ब्लूम ने भावात्मक उद्देश्य भी 6 ही बताए हैं। तो आंसर हो गया इसका भी सी। अगला है, ब्लूम ने क्रियात्मक उद्देश्य बताए हैं। तो आंसर हो गया डी, यानी कि 6 ही क्या बताए हैं? क्रियात्मक उद्देश्य बताए हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला है, यानी कि ब्लूम ने सीधी सीधी बात कह सकते हैं कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक के 6 रूप बताए हैं। ठीक है, उद्देश्य बताए हैं। अगला है, ज्ञानात्मक लक्ष्यों को 6 पदों में व्यक्त किया गया है। तो ज्ञानात्मक करथल द्वारा, ब्लूम द्वारा, मेगर द्वारा या फ्रस्ट द्वारा। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ज्ञानात्मक पक्षों को भी किसने 6 पदों में व्यक्त किया है? किसने? ब्लूम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भावात्मक लक्ष्यों को 6 भागों में बांटा है? ब्लूम ने, मेगर ने, स्पेंसन या करथवाल मसीहा ने। तो आंसर हो जाएगा डी, करथवाल मसीहा ने भी भावात्मक लक्ष्यों को 6 भागों में बांटा है। तो आंसर हो गया इसमें डी। ठीक है, भावात्मक लक्ष्यों को 6 पदों में बांटा है। वहाँ पर 6 उद्देश्य किसने दिए हैं? ब्लूम ने दिए हैं। यहाँ पर पदों में बांटने वाला भावात्मक लक्ष्यों को वो करथवाल मसीहा हैं। आंसर हो जाएगा डी। अगला है, मनोशारीरिक लक्ष्यों को 6 पदों में व्यक्त किया है? ब्लूम द्वारा, मसीहा द्वारा या मेगर द्वारा, स्पेंसन द्वारा। तो मनोशारीरिक लक्ष्यों को 6 भागों में पदों में बांटने वाले आंसर हो जाएगा इसमें भी क्या? डी, यानी कि स्पेंसन द्वारा। ठीक है, स्पेंसन द्वारा। अगला है, रॉबर्ट मेगर ने किस वर्ग के लक्ष्यों को लिखने के लिए कार्यसूचक क्रिया को किया था? आंसर ऑप्शन है ज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक एवं क्रियाएं, ज्ञानात्मक एवं भावात्मक, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट मेगर ने ज्ञानात्मक एवं भावात्मक लक्ष्यों को लिखने के लिए कार्यसूचक क्रियाओं का क्या किया था? क्रियाओं को किया था। आंसर हो जाएगा सी, ज्ञानात्मक एवं भावात्मक। अगला क्वेश्चन है 271, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव के लेखक हैं? डॉक्टर BS ब्लूम, PN रथवाल, रॉबर्ट मेयर, रॉबर्ट मिलर। आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर BS ब्लूम जो हैं टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव के लेखक हैं। अगला है, मेगर उपागम किस उद्देश्य से संबंधित है? तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेगर उपागम जो है किससे संबंधित होता है? तो आंसर हो जाएगा सी,
यानी कि ज्ञानात्मक भावात्मक दोनों प्रकार के उद्देश्यों से संबंधित होता है। मेगर उपागम, आंसर हो गया सी। अगला है 273, कौन सा स्तर ज्ञानात्मक पक्ष से है? अवबोध, अनुक्रिया, रुचियाँ तथा आत्म उपयोग, आंसर हो जाएगा ए। यानी कि अवबोध जो है, अवबोध स्तर ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है 274, ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर क्या है? ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, आंसर हो जाएगा ए। यानी कि ज्ञान जो है ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 275, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, आंसर हो जाएगा डी। यानी कि पहला जो है ज्ञानात्मक पक्ष का ज्ञान होता है प्रथम स्तर, और अंतिम स्तर होता है वो होता है मूल्यांकन, आंसर हो गया डी। क्वेश्चन है ज्ञानात्मक पक्ष हैं ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, अवबोध, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा सी। यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग ये तीनों ही होते हैं। अगला है बोध का आधार होता है अत्यंत सूक्ष्म, गहरा, अलौकिक, उपरोक्त सभी, तो आंसर हो जाएगा डी। यानी कि उपरोक्त सभी जो है बोध का आधार होता है। अगला है अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अध्यापक का प्रमुख कार्य होता है पाठ्य योजना का निर्माण, अधिगम का मूल्यांकन, प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी, तो आंसर हो जाएगा डी। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अध्यापक का प्रमुख कार्य होता है पाठ्य योजना का निर्माण करना, अधिगम का मूल्यांकन या प्रश्न पूछना। ये सभी जो है अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अध्यापक का प्रमुख कार्य हैं। अगला है ब्लूम के अनुसार भावात्मक क्षेत्र का शैक्षिक उद्देश्य होता है अधिग्राह्यता या ज्ञान, बोध या ज्ञानोपयोग, आंसर हो जाएगा ए। ब्लूम के अनुसार भावात्मक क्षेत्र का शैक्षिक उद्देश्य अधिग्राह्यता होता है, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 280, भावात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है आग्रहण, अनुक्रिया, विचारण या चरित्रीकरण, आंसर हो जाएगा ए। यानी कि भावात्मक पक्ष का प्रथम स्तर आग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है भावात्मक पक्ष का अंतिम स्तर होता है आग्रहण, अनुक्रिया, विचारक या चरित्रीकरण। तो पहला पहला प्रथम स्तर जो है आग्रहण हो गया, और अंतिम स्तर जो है चरित्रीकरण हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी इसका। ठीक है, भावात्मक पक्ष का अंतिम स्तर चरित्रीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 282, क्रियात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है उत्तेजना, अनुकरण, कार्यवाही या आत्मा का निर्माण। तो क्रियात्मक पक्ष का प्रथम स्तर उत्तेजना होता है, और क्रियात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या होगा? उत्तेजना, अनुकरण, कार्यवाही या आत्मा का निर्माण, तो आंसर हो जाएगा डी। यानी कि आत्मा का निर्माण जो है क्रियात्मक पक्ष का अंतिम स्तर होता है, और प्रथम स्तर उत्तेजना होता है, आंसर हो गया डी। यानी कि आत्मा का निर्माण जो है क्रियात्मक पक्ष का अंतिम स्तर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 284, इन उद्देश्यों को शिक्षक छात्र की अंत्यक्रिया द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी। यानी कि भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को शिक्षक छात्र के अंत्यक्रिया द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, तो आंसर हो गया बी। अगला है प्रशिक्षण से किन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है? ऑप्शन है ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष, इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा आपका सी। यानी कि प्रशिक्षण से क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है, तो आंसर हो गया सी। अगला है व्यवहारिक रूप से एक शैक्षिक उद्देश्य वह योग्यता अथवा कौशल है जिसे कि बालक द्वारा असंतोषजनक शिक्षण अधिगम स्थितियों में ग्रहण तथा विकसित किया गया हो। कथन किसका है? ब्लूम, स्मिथ, हॉस्टन या मेगर, आंसर हो जाएगा सी। यानी कि व्यवहारिक रूप में एक शैक्षिक उद्देश्य वह योग्यता और कौशल है जिसे कि बालक द्वारा संतोषजनक शिक्षण अधिगम स्थितियों में ग्रहण तथा विकसित किया गया हो। ये ऑप्शन जो है हॉस्टन ने दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 287, व्याख्यात्मक निर्णय करना किसके अंतर्गत आता है? ज्ञान, बोध, उपयोग या अनुक्रिया, तो आंसर हो जाएगा बी। यानी कि व्याख्या और निर्णय करना बोध के अंतर्गत आता है, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 288, भेद एवं अंतर करना किसके अंतर्गत आता है? ज्ञान, बोध, विश्लेषण या संश्लेषण, आंसर हो जाएगा सी। भेद एवं अंतर करना विश्लेषण के अंतर्गत आता है। अगला है संगठित एवं संक्षिप्त करना किसमें आता है? ज्ञान, बोध, संश्लेषण या मूल्यांकन, आंसर हो जाएगा सी। यानी कि संश्लेषण जो है संगठित एवं संक्षिप्त करना संश्लेषण के अंतर्गत आता है। अगला है आलोचना करना किसमें आता है? ज्ञान, बोध, विश्लेषण या मूल्यांकन, आंसर हो जाएगा डी। आलोचना करना जो है मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा? 2, 3, 4 या 6, तो आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी ने शैक्षिक उद्देश्यों को 4 वर्गों में बांटा है, आंसर हो गया सी।
आपका अगला क्वेश्चन है 292 एनसीईआरटी द्वारा का वर्गीकृत एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्य हैं ज्ञान, बोध, प्रयोग, सृजनात्मक, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो हैं एनसीईआरटी द्वारा का वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्य हैं ज्ञान, बोध और प्रयोग, सृजनात्मक। ये सभी एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है 293 एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्यों को कितनी मानसिक क्रियाओं का वर्णन है। ऑप्शन है 17, 15, 16 या 18। तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि 17। क्या है एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्यों में 17 मानसिक क्रियाओं का वर्णन है। कितनी मानसिक क्रियाएं? 17 मानसिक क्रियाओं का वर्णन है। आंसर हो जाएगा सी। अगला है एनसीईआरटी ने ब्लूम के उद्देश्यों विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन को किस वर्ग में रखा है। बोध, ज्ञान, प्रयोग या सृजनात्मकता। आंसर हो जाएगा डी यानी कि सृजनात्मकता। एनसीईआरटी ने ब्लूम के उद्देश्यों को विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन को सृजनात्मकता वर्ग में रखा है। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है किसने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप दिया। ड्यूकर, ब्लूम, मेगर, स्मिथ। आंसर हो जाएगा ए ड्यूकर ने जो है व्यवहारिक रूप दिया है। किसका? उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप दिया है ड्यूकर ने। आंसर हो गया ए। अगला है मिलर ने किसके लिए क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप दिया। शिक्षक के लिए, सैन्य प्रशिक्षण के लिए, छात्रों के लिए या मूल्यांकन के लिए। तो आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि सैन्य प्रशिक्षण के लिए मिलर ने क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप दिया। अगला है उद्देश्य पूर्ण निर्धारित साक्ष्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। किसका कथन है। आंसर हो जाएगा ए यानी कि कार्टर बी गुड का। कार्टर बी गुड का। अगला क्वेश्चन है सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है। कथन किसका है। कार्टर बी गुड, एनसीईआरटी, आई के डेविस या प्रोफेसर बी डी भटिया। आंसर हो जाएगा सी यानी कि आई के डेविस ने कहा है सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है अविक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र में उद्देश्यों की व्यवहारिक रूप में लिखने पर किसने बल दिया। ब्लूम, स्मिथ, रॉबर्ट मेगर या रॉबर्ट मिलर। आंसर हो जाएगा सी। अविक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप जो है रॉबर्ट मेगर ने बल दिया है। आंसर हो जाएगा सी। अगला है एनसीईआरटी ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने के लिए नवीन विधि का विकास किया, उसे नाम दिया। आरसीएम प्रणाली या सीसीई प्रणाली। आरसीएम प्रणाली इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आरसीईएम प्रणाली जो है क्या किसने एनसीईआरटी ने व्यवहारिक रूप से लिखने के लिए नवीन विधि का विकास किया, उसका नाम क्या है आरसीईएम प्रणाली। अगला है प्रत्यास्मरण करना किसके अंतर्गत आता है। ज्ञान, बोध, प्रयोग या विश्लेषण। आंसर हो जाएगा ए यानी कि ज्ञान के अंतर्गत आता है क्या प्रत्यास्मरण करना। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है सामान्यीकरण किसके अंतर्गत आता है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण। आंसर हो जाएगा बी यानी कि बोध के अंतर्गत सामान्यीकरण आता है। ठीक है, अगला है परिकल्पना की स्थापना किसमें की जाती है। ज्ञान, बोध, प्रयोग या विश्लेषण। आंसर हो जाएगा सी यानी कि परिकल्पना की स्थापना जो है प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो प्रयोग में की जाती है। आंसर हो जाएगा सी। अगला है अनेक को एक करना क्या कहलाता है। ज्ञान, बोध, संश्लेषण या विश्लेषण। आंसर हो जाएगा सी यानी कि संश्लेषण क्या कहलाता है। अनेक को एक करना संश्लेषण कहलाता है और एक को अनेक करना क्या कहलाता है विश्लेषण। यानी कि विखंडन कर रहा है तो एक को अनेक कर रहा है तो विश्लेषण हो जाएगा। आंसर डी। अगला क्वेश्चन है किस विधि में ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। ज्ञान, बोध, संश्लेषण या विश्लेषण। आंसर हो जाएगा सी यानी कि संश्लेषण से में ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। अगला है किस विधि में एक तथ्य की सत्यता की जांच होती है। ज्ञान, बोध, संश्लेषण या विश्लेषण। आंसर हो जाएगा सी संश्लेषण में एक तथ्य की सत्यता की जांच होती है। अगला है मनोक्रियात्मक उद्देश्य की टैक्सोनॉमी को किसने एक उपकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया। बी एस ब्लूम, रॉबर्ट मेगर, डॉक्टर आर एच दुबे या स्पेंसन। आंसर हो जाएगा डी यानी कि स्पेंसन ने मनोक्रियात्मक उद्देश्यों की टैक्सोनॉमी को स्पेंसन ने एक उपकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया। आंसर हो जाएगा डी। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है बालक उत्तेजना मिलने पर एक गत्यात्मक क्रिया करता है, यह क्रिया किसके अंतर्गत आती है। उत्तेजना, प्रचंड, ज्ञान या सामंजस्य। तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्रचंड के अंतर्गत आती है। किसने कहा है कि बालक उत्तेजना किसने एक गत्यात्मक क्रिया
करता है, यह क्रिया किसके अंतर्गत आती है? यह प्रचरण के अंतर्गत आती है। ये किसने कहा, ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।